नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम फिर से बात करेंगे लखीमपुर में जो एक अमानवीय किस्म की जो घटना हुई है उसकी बात। हम बात करेंगे उस घटना के जो अब राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है उसकी बात। हम बात करेंगे कि इस घटना के बाद किस तरह से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और किस तरह से अब किसान इस मुद्दे को लेकर एक लंबे आंदोलन की योजना बना रहे हैं। हम बात करेंगे किस तरह से इस घटना के बाद जो पुलिस पर जो दबाव बने और एक तरफ मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपना आदेश देना है 20 अक्टूबर को। तो उस दबाव में क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ा सक्रिय दिखाई दे रही है। जिस तरह से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, उसके बाद जो अंकित दास के ड्राइवर हैं उनकी गिरफ्तारी और अब अंकित दास को भी गिरफ्तार करने की इस तरह की चर्चा है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इस तमाम चीजों पर हम आज बात करेंगे आपकी बात में। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के पूर्व न्यायिक सलाहकार रहे सीबी पांडे साहब, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले शरद जी आपसे करना चाहता हूं। इस घटनाक्रम में जिस तरह से अब आज क्योंकि वहां पर लखीमपुर में जो लोग किसान मारे गए थे उनकी अंतिम अरदास थी और उस अरदास में भाग लेने के लिए तमाम देश भर के और खास तौर पर उत्तर भारत के 3-4 राज्यों के किसान वहां पहुंचे थे। अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी वहां पहुंचे। सरकार ने इस बार भी बाधा डालने की कोशिश की, लोगों को पहुंचने से रोकने की कोशिश की, नेताओं को पहुंचने से रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि किसानों को भी पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ अंततः वहां पहुंची। अब इसके बाद किसान इस आंदोलन को यहीं पर एक तरह से होने छोड़ देने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने आज इस बात की साफ घोषणा की है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक, इस्तीफे की मांग उनकी अब अगली मांग है और उसके बिना वो अब कोई भी अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आपको क्या लगता है कितना ये आगे तक ये मामला जाएगा और किसानों की जो मांग है वो किस हद तक आपको लगता है कि वो बहुत उचित मांग है? गोविंद, पहली चीज तो मैं सोचता हूं कि हम लोगों को एक नजरिया बदलने की जरूरत है। ये बार बार कहा जाता है, कई चैनल्स में भी मैं सुनता हूं कि साहब इस उसका लखीमपुर कांड का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। मुझे बताइए, फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के आज तक कौन सा ऐसा दौर रहा है जहां कोई इस प्रकार का कांड हो जाए जिसमें लोग, इनोसेंट लोग मार दिए जाएं और राजनीतिक नेता जो है चुपचाप बैठे रहें कि नहीं साहब हम तो इसमें राजनीति नहीं करेंगे। अरे भाई, ये नेचुरल चीज है, ये एक लोकतंत्र का प्रोसेस है। इसको कंडेम करना तो बहुत ही ये छोटे दिमाग की वजह, बहुत ज्यादा ये सोचा जा रहा है इस तरीके से। भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं करेगी तो क्या पॉलिटिकल पार्टी भजन कीर्तन करने के लिए बनाई गई है? पॉलिटिकल पार्टी का काम है पॉलिटिक्स करना, और ये हेल्दी पॉलिटिक्स है कि आपकी जब दूसरे की, अब ये तो वही चीज हो जाएगी, कोई भी कंपटीशन हो उसमें अगला कमजोर हो गया तो आपने उसका फायदा उठाया, तो इसका मतलब खेल भी मत खेलिए, कोई खेल ही नहीं होना चाहिए कि साहब वो तो फायदा उठा रहे हैं हमारी कमजोरी का। तो ये जब कमजोरी होगी, और कमजोरी क्यों है और जानबूझ के है, आपने जो कहा वो बात बड़ी उसको और गहराई से देखने वाली है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार, याद रखिए, तभी हरकत में आती है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ती है। और लखीमपुर के केस में बहुत ही, मेरे ख्याल जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लताड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार के और पुलिस के खासतौर एटीट्यूड से, मेरा ख्याल बहुत कम ऐसा हुआ है इतिहास में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं इसके उसको बहुत सीरियस नोट ले। और उस 3 जज बेंच की के एक जज साहब ने तो ये तक कह दिया कि इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जो कि है। तो इसको इतनी, और बीजेपी वाले घुमा फिरा के कहते रहे कि साहब हमने तो कार्रवाई कर दी। अरे जनाब, अरेस्ट भी किया गया वो आशीष मिश्रा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरह लताड़ दिया है।
उस आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट वक्तव्य ये था कि हम किसी के प्रेशर में काम नहीं करते, हम तभी करेंगे अरेस्ट जब सबूत मिलेगा, एलिगेशन पे नहीं करते हैं। तो ये बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आप हर एक में ही क्या बोलते थे, नोटिस दे दिया है। तो उन्होंने यही पूछा कि भाई आप क्या हर एक मर्डर के एक्यूज के साथ यही व्यवहार करते हैं? तो कोई जवाब नहीं था। आप तो ये हो चुका है, ये चीज उन्नाव के रेप केस में हुई, ये चीज हाथरस के रेप केस में हुई, ये बार बार दोहराई जा रही है। इससे जाहिर होता है कि हमारी प्रदेश की सरकार और पार्टी जो रूलिंग पार्टी है देश की, उनमें एरोगेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गुरूर, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब आपके पास इतनी ज्यादा शक्ति होती है ये तो लोग इस तरह के हो जाते हैं। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए बहुत सी चीजें अच्छी नहीं है, बहुत सी चीजें उचित नहीं हो रही है। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि राजनीतिक लाभ उठाने की बात कही जा रही है, तो बिल्कुल ये सवाल उठना जायज है, क्योंकि मारे गए थे कुल 8 लोग। जो सवाल उठ रहे हैं वो 4 लोगों के लिए उठ रहे हैं, और बाकी 4 लोग जिनकी मॉब लिंचिंग हुई उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो इसलिए साफ दिखता है कि इस पे राजनीति की जा रही है, जो कि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हत्या हत्या है, और चाहे वो किसी की भी हत्या हुई हो, इस देश में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं मैं है। इसमें एक चीज लेकिन कहना चाह रहा हूँ जहां गोविंद, तक इसमें एक बात जहां कहना चाह रहा हूँ, जी जो आप बात कह रहे हैं उसमें एक चीज और गौर कर लीजिए, इसमें एक चीज आपको जोड़ना बहुत जरूरी है कि ये चीज प्रधानमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त नहीं करी है उन अपने पार्टी के लोगों के बारे में। तो जब ये बात आती है तो जनरली लोग इशारा करते हैं ऑपोजिशन की तरफ की, साहब उन्होंने कोई संवेदना नहीं व्यक्त करी। अरे तो भैया देश का प्रधानमंत्री लखनऊ आकर के उसने नाम तक नहीं लिया लखीमपुर कांड का, तो किसकी नहीं, लेकिन ये लेकिन लेकिन बीजेपी की स्थानीय जो टीम है वो लगातार मांग कर रही है कि जो लोग उनके किसान मारे गए हैं, जो उनके जो साथी मारे गए हैं, उनके खिलाफ भी उचित न्यायिक कार्रवाई हो, जिन लोगों ने हत्या की उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और वहां पर उनके समर्थन में कई तरह के कार्यक्रम भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो असल मुद्दा है वो इस पर आपने जो बात उठाई थी कि राजनीतिक इस पर लाभ लेने की कोशिश। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से कांग्रेस ने इस मामले में हमेशा से जब से ये घटना हुई है तब से लगातार एक तरह से लीड ली है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी, वो इस मामले में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो पीछे होती जा रही है, उसकी भूमिका बहुत सिमटती जा रही है। कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो वहाँ पहले दिन भी गई, उसके बाद भी उनको उसके लिए उनको काफ़ी सरकार की तरफ से बाधाएँ, उनको हिरासत तक में लिया गया, लेकिन अंततः वो गई वहाँ, और आज भी वो वहाँ पहुँची हैं। जबकि अखिलेश यादव ने आज अपनी रथ यात्रा शुरू की, और वो किसी दूसरी दिशा को आज रथ लेकर निकल पड़े। उन्होंने इस मामले में किसी तरह से कुछ कार्रवाई करने की या वहाँ जाने की जो कोशिश नहीं की। उल्टे उन्होंने अ, कांग्रेस पर एक निशाना भी साधा है। बातों-बातों में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते एक हैं। तो आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं वो कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, इस पर तो ये आरोप तो कोई सपने में भी नहीं लगा सकता। इस बात को तो छोड़ दीजिए। इस चीज को तो एक कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल है आजादी के बाद जिसने न प्रत्यक्ष न परोक्ष किसी भी रूप में किसी भी सांप्रदायिक दल का, और विशेष रूप से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का हमने साथ नहीं लिया और न दिया कभी। ये बात हमारा इतिहास हमको प्रूफ करके दे रहा है। एक बात तो कोई आरोप या कोई बात राजनीतिक क्षेत्र में जब चुनाव आते हैं क्या कहता है उसका बहुत मायने नहीं होता। वो हमको कहेंगे, हम उनको कहेंगे, हम उस मर्डलजिंग में पढ़ना ही नहीं चाहते। यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। पहली बात ये आती है कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जो शरद भाई ने कहा मैं उनसे सहमत हूं, राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे तो ताश के पत्ते तो खेलेंगे नहीं। आप अगर राजनीतिक समाज की व्यवस्था को ट्रांजिबल चेंज का एक पर्याय है और राजनीति एक पर्याय है, तो लोगों को राजनीति करनी चाहिए। हाँ, तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए, और तुच्छ बात को राजनीति का नाम देना भी राजनीति को गाली देने के बराबर सा हो गया है। इस बात को सभी लोगों को समझना होगा। राजनीति करने में अगर किसान परिवार को पहले 45 लाख रुपए, उसके बाद छत्तीसगढ़ से 50 लाख रुपए, उसके बाद पंजाब से 50 लाख रुपए, अगर 1.5 करोड़ रुपया मिल जा रहा है तो ये राजनीति अच्छी है, क्योंकि उनका जिसका गया है ना सर,
उसके बाद राजनीति के बाद 15 दिन बाद किसी को नहीं आना वहां पर। उसके बाद उनके बच्चों को रोता बिलखता वो करने का काम और उनके चीजों को देखने का काम सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी जी ही करती है। उन्होंने इतिहास में प्रूफ किया है, चाहे वो निर्भया केस में हो, चाहे वो आजमगढ़ की महिलाओं के केस में हो, चाहे वो लखनऊ में सीए एनआरसी के केस में हो, और चाहे किसी भी केस में हो। आप देखिए, राजनीति से परे जाकर के, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी प्रेसबाजी के, निर्भया के भाई को पायलट बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, और वो भी कांग्रेस ने कभी गाया नहीं, बाकायदा निर्भया जी की मां ने इस बात को कहा, तब हमने ओन किया उसको। उसी तरीके से आप तमाम किस्से ले लीजिए। हम आपको मैं निजी रूप से जानता हूं जिनसे प्रियंका गांधी जी लगातार टच में रहती हैं, उनमें से 2-1 लोग आपके और हमारे जानने वाले भी हैं। उनके बच्चों से टच में रहती हैं, उनके लड़के लड़कियों को लैपटॉप भेज रही हैं, उनके लड़के टैबलेट भेज रही हैं, किताबें भेज रही हैं, और वो मैसेज पे जवाब दे रही हैं कि बेटे अब बताओ तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ। इस तरीके का काम अगर कोई करता है तो ये राजनीति अच्छी है। इस राजनीति को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप आ जाइए लीड लेने की बात। किसान का मुद्दा हम पहले दिन से कहते हैं हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं, लेकिन हाँ, अगर लोग मारे जाएंगे तो सभी लोगों को, आपको भी आवाज उठानी चाहिए, हम भी आवाज उठा रहे। राजनीति में हम दबाव बना रहे हैं, दबाव से हत्यारे पकड़े जाएंगे, और जो क्या नाम आरोपी गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा होगा, तो राजनीति साफ होगी ना। आप एक चीज को समझिए कि किसान आंदोलन को भरमाने की, किसान आंदोलन को हिंदू सिख करने की, किसान आंदोलन को खत्म करने की, किसान आंदोलन को यही लखीमपुर में दफन करने की जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उसको ना तो किसान के आगू नेता क्या नाम वो होने देंगे, सफल होने देंगे, और न ही हम लोग सफल होने देंगे। आज 13वीं थी, अंतिम अरदास थी उन किसान परिवारों की, रमन की 13वीं शायद आगे होगी। सब में हम पूरी तरीके से उनकी शांति की प्रार्थना करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन अलग है और ये नरसंहार किसान आंदोलन का एक हिस्सा है। इस नरसंहार के उसमें कोई अगर इसमें यहां पर किसान आंदोलन का उपसंहार करना चाहेगा, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के कदाचार में लगे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही, बड़ी महत्वपूर्ण कही, वो कही आपने कि साहब हम दूसरे लोगों के यहां पर नहीं गए। तो आपको मैं बताऊं, प्रियंका गांधी जी का खुला स्टेटमेंट आप लोगों ने भी पढ़ा और चलाया कि प्रियंका जी ने साफ पूछा कि भाई मैं शिवम मिश्रा के घर भी जाना चाहती हूं जो भाजपा का कार्यकर्ता मारा गया है। स्थानीय प्रशासन ने मना किया और ये कहा उन्होंने कि साहब उनके घर वाले आपको मिलना नहीं चाहते। ये बात बाकायदा ऑफिशियल है, तो इसलिए आप हमको हमारे ऊपर ये नहीं कह सकते कि हम सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आप आ जाइए, कितने क्रूर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कह रहे हैं कि रमन को भी अपने हिस्से में ले रहे हैं। अरे भाई, आप एक चीज जान लीजिए, 9 लोग मरे हैं, 9 में से 6 किसान पक्ष के मरे हैं, ठीक है ना। और उसमें फिर आप आ जाइए, रमन को भी आप कर लीजिए, 2 उनके लोग मरे हैं जो मेरी जानकारी में हैं, उनका भी हमें दुख है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, शायद हो सकता है विवादित लगे आपको, लेकिन कहना जरूरी है। किसी गांव में गोविंद भाई, शरद भाई या हुसैन अख्तर साहब, आप तो खूब सारी चीजें देखे हैं, गांव में डकैत आ जाते हैं, वो फायरिंग करते हैं, वो लोगों को मारते हैं, उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, लोग घेर लेते हैं उनको, एक मॉब लिंचिंग हो जाती है। गलत है, नहीं होनी चाहिए। किसान डकैत का भी अपना एक मानवाधिकार है, उसको पकड़ करके पुलिस को दिया जाना चाहिए। इसमें हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे कि हम उस मॉब लिंचिंग को जायज नहीं, गलत है, गलत को गलत ही कहना पड़ेगा। लेकिन उस हीट ऑफ द मूवमेंट में जो किसान हो या गांव वाले हो, उस डकैत को जब पिटाई करते हैं या पिटाई से उनकी दुखद मृत्यु अवांछित तरीके से हो जाती है या अननोइंगली हो जाती है, तो उन दोनों को आप एक तराजू में नहीं तौल सकते। ये मेरा स्पष्ट कहना है। इस बात के लिए मैं किसानों का साथ दूंगा। किसानों के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं लग सकता, 304 लगा सकते हैं आप, गैर इरादतन 145 का लगा सकते हैं, 145 का लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हत्या नहीं की है, उन्होंने ऐसे नहीं किया है। नहीं, देखिए ये एक बड़े विवाद का सवाल है, क्योंकि नहीं, विवाद नहीं है,
उस तर्क के बाद तो जो दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगे हुए उसको भी आप जायज ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रतिक्रिया थी। नहीं, वो तो प्लान तरीके से किया गया, वो गलत है, वो गलत है, वो नहीं कंपेरेबल है। आई एम सॉरी गोविंद भाई, बिल्कुल बिल्कुल वही, वो भी एक प्रतिक्रिया है, कोई तैयारी नहीं बिल्कुल नहीं गोविंद भाई, कोई तैयारी नहीं गोविंद भाई, कोई प्लानिंग कांग्रेस ने नहीं की थी। प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया होती है वहीं के वहीं, प्रतिक्रिया वहीं के वहीं होती है। आप ये कहना चाहते हैं कि उस हत्याकांड में कांग्रेस ने तैयारी करी और उसके बाद लोगों को मरवाया, आप ये कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं बोल सकता हूँ उसमें। शरद भाई एक सेकंड, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत साफ समझ लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या किस सिख समुदाय ने नहीं की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके 2 गद्दार सैनिकों ने की थी, 3 गद्दार सैनिकों ने, 3 गद्दार सैनिकों ये बात को आप आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप सामने वाले का एक ही तरह से हो सकते हैं, आप सारे तर्कों को एक तरह से नहीं देख सकते। हत्या है, चाहे वो प्रतिक्रिया में हुई हो, चाहे वो जानबूझ के की गई हो। हत्या को सुन लीजिए, इस लोकतंत्र में जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल नहीं कोई जायज नहीं ठहरा रहा है। मैं बहस को हुसैन अफसर साहब के पास ले जाना चाह रहा हूँ, आपके पास मैं फिर आऊंगा, मैं अकेले आपको वक्त नहीं दे सकता। हुसैन अफसर साहब, इस पूरे कांड हुआ है, इसमें सुरेंद्र राजपूत ने ये कहा है कि ये जो कांड है, ये कांड आगे एक तरह से समाज में हिंदू और सिख को बांटने की कोशिश नहीं कर सकते। आप किस रूप में इसको देख सकते हैं? मैं आपके पास सुरेंद्र राजपूत पे आऊंगा, आप किस तरह से देखते हैं? मुद्दे पर आएंगे, आप फिर से सवाल करें, सहमत होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एक यहाँ पर बात आई, सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इस घटना को हिंदू बनाम सिख बनाने की कोशिश की जा रही है, आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, जो भी बात होते हैं और जो भी तनाज़े होते हैं, ये सब कंट्रोवर्सीज होती हैं, इनमें कोई ना कोई एंगल तो आता ही हैगा, और इसमें भी आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की वो बन नहीं पाई। हमारा कहना ये है कि जैसा भी ये लोग बात कर रहे थे कि जितनी भी मौतें हुई हैं, चाहे वो किसी की भी हुई हो, बीजेपी के लोगों की हुई हो या किसानों की हुई हो, सबके घर में मातम हुआ और सबके यहाँ, इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं ने ज्यादती की थी, इस वजह से उनको मारा गया और वो कर दिया जाए। लेकिन सब इंसान है, चाहे वो ड्राइवर हो या किसान हो या पुलिस वाला हो, कुछ लोग आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते किसी भी हालत में, और एक लोकतंत्र का एक जो तकाजे होते हैं उसमें। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार ने जिस तरीके से देर की इस मामले में, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की एक खामोशी जो थी, उसने और मामला को बढ़ा दिया, और जो जनरल लोग थे और खास करके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रिएक्शंस आना शुरू हुए, वो निकम्मेपन की वजह से ज्यादा आना शुरू हुए। बिल्कुल, हम तो सजा दे सकेंगे, अगर ये पहले ही ये बात हो जाती तो ये नौबत ना आती। कि कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो तो जो आपने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया उसके बाद सरकार की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बदली, और जी, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप खुद, अगर जो भी सरकार हो, किसी की बिल्कुल उसको ये देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर हुआ है प्रभावित, और कहीं पर दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, तो ये तो खुद ही प्रथम दृष्टया में जो मामला बनते हैं उसी में आ जाता है। तो अब ये इसकी क्या जरूरत पड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और उनको इसमें बांधना पड़ा? तो खुद सरकार का काम था या कहीं लेवल के ऊपर काम था। दूसरी चीज ये कि जो मिनिस्टर साहब बने हैं, जो केनी उनका नाम है, हालांकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है, लेकिन मैं कहना जरूरी समझ रहा हूँ कि उनका रिकॉर्ड सबको मालूम था। बिल्कुल कि क्या रिकॉर्ड है, जब रिकॉर्ड ऐसा था तो उनको वो पसंद कैसे थी सरकार की? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। भाई सवाल ये है कि ठीक है उनको सजाएं नहीं हुई हैं, लेकिन मुसलसल जो रिकॉर्ड्स उनके थे वो सबके सामने आ रहे थे, और अब हत्या तक का मुकदमा उनके खिलाफ यहाँ सब आ गए। तो ये क्यों ऐसी पसंद थी सरकार की? या प्रज्ञा
अगर नहीं बनाई जाती और नहीं इलेक्शन लड़ाई जाती तो कौन सा पहाड़ आसमान गिर पड़ता था। तो ये कुछ चीजें जो है वो साफ शफाफ और दिखाई देना चाहिए, इन्हें पहले लोगों को कहना नहीं पड़े, लोग खुद समझ जाएं कि हाँ भाई ये सही फैसला कर रहे हैं। इस मामले में भी लखीमपुर में भी यही किया कि बहुत बयान देने शुरू कर दिए उन्हीं वो सोशल मीडिया में आ गए, वो चैनल्स पर बयान देने लगे। तो इस तरह से बातें नहीं। और जो जहाँ तक ये सवाल है कि पॉलिटिकली फायदा उठाना, देखिए फायदा तो पूरा माहौल जो है वो सियासत का है और हर चीज में फायदा उठाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज को उठाना भी चाहिए, लेकिन वही बकौल राजपूत साहब के कि कोई तुच्छ और कोई गिरी हुई बात नहीं, बल्कि एक हेल्दी फायदा उठाने की जरूरत है। और अगर नहीं बोलते हैं वो लोग तो ये होता है कि देखिए बोले नहीं, और बोल रहे हैं तो मुसीबत है। तो ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी कि जो शीर्ष पर बैठे हुए सरकार में लोग हैं उनको उसी वक्त बोलना चाहिए था। तो खामोशी का उन्होंने व्रत रख लिया, क्यों ऐसा उनको। बिल्कुल सही बात है। सरकार की तरफ से तो चूक। जी आप दूसरी से बात कर दी, मेरा ही गड़बड़ा गया कुछ। ये सरकार की चूक नहीं है, सरकार की ये चूक नहीं कही जाती इस पूरे मामले में रही है, क्योंकि सरकार अगर चाहती तात्कालिक तौर पर जल्दी कार्रवाई शुरू करती तो स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन चंद्रभूषण साहब, जैसे इस मामले में अभी यहाँ पर इस बात की चर्चा भी हुई है, जो बाकी वहाँ पर किसानों के अलावा जिन लोगों की मौत हुई है, जो किसान नेता राजेश टिकैत हैं, उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि हम उन मौतों को हत्या नहीं मानते, क्योंकि वो कोई नियोजित नहीं थी, प्लान नहीं थी, और वो एक एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन लोकतंत्र में क्या इस तरह के तर्क की कोई गुंजाइश है? आप क्योंकि न्यायाधीश भी रहे हैं, न्यायपालिका से जुड़े हैं, आप किस रूप में इसको देखते हैं? ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को ऐसा नहीं है कि कानून में इसकी व्याख्या नहीं हुई है। हजारों हजार बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि जब दो पक्षों में क्लैश होता है या एक पक्ष किसी के ऊपर हमला कर देता है तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अपने के बचाव में घटना करते हैं। तो मतलब ये अक्सर होता रहता है। और अपराध, ये आईपीसी में इसको कहते हैं क्रॉस केस। क्रॉस केस का मतलब है कि अगर एक पक्ष ने पीड़ित है, दूसरे पक्ष ने हमला किया और उसके बाद पीड़ित पक्ष ने भी उनके ऊपर हमला किया, तो इन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें लॉ में ये है कि फिर दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज किया जाता है। फिर उसको एसेस करने के लिए कौन एग्रेसर था और किसने अपने डिफेंस में इस्तेमाल किया, डिफेंस में भी अपने बचाव में किसने अपना कार्रवाई की। और बचाव के कार्रवाई में भी ये देखा जाता है कि बचाव के कार्रवाई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सेस उसने कर दिया। मान लीजिए किसी ने लाठी से डंडा, किसी ने हमला कर दिया किसी पक्ष पर, लाठी से हमला, और आप घर से निकले और बंदूक उठा जी, आप उस पर गोली नहीं मार सकते बंदूक से। आपने लाठी से हमला किया तो आपको उसी के उतने ही अमाउंट में आपको भी अपने डिफेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मामले में पुलिस देखेगी कि अब इस मामले में निश्चित रूप से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये देखेगी ठीक है। उसके बाद इन्होंने, मान लीजिए कि हम उनको एग्रेशन मान लेते हैं कि जिसने गाड़ियों से कुचल दिया, अब गाड़ियों से जो कुचल दिया उस आदमी ने, तो इसको मान लिया एग्रेशन मान लिया। इसके बचाव में लोगों ने अपना कदम उठाया। अब बचाव में जो लोगों ने कदम उठाया तो आप कितना उन्होंने बचाव में कदम उठाया। तो जैसे इस घटना में आपको देखने को मुझे, मतलब मैं तो मौके पर हूँ नहीं, पुलिस इसको जांच-बीच करेगी, लेकिन जैसे वो लगता है ना कि एक, अब जैसे टीवी पाया कि किसी एक आदमी को लाठियों से मारा जा रहा है, तो ये बचाव तो नहीं हुआ ना। अब वो ये तो बहुत बचाव तो एक्सेस, जो आदमी जमीन पे गिरा हाथ जोड़ रहा है कि मुझे छोड़ दो, तो इसको आप किसी भी कीमत पर इसको ही नहीं कहेंगे उसने अपने डिफेंस में वो जिसने कार्रवाई की है। तो ये पुलिस का काम है इस तरह के एविडेंस में कि दोनों कौन एग्रेसर है ये देखा जाएगा, कौन किसने अपने डिफेंस में कितना अधिकार का उपयोग किया और डिफेंस में किस सीमा तक उन्होंने डिफेंस में इस्तेमाल किया। और अगर लगता है कि उसने एक्सीड किया तो उस एक्सीड करने से अगर उसकी मौत हुई है तो निश्चित रूप से 302 केस बनेगा। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो भी कहे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो भी कहे, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ लिपापोती कर दी, तभी मजिस्ट्रेट उसको चार्जशीट को देखेगा। पांडे जी, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ पांडे जी, इसमें एक और भी जो प्रोविजन होता है, प्रोवोकेशन, जो प्रोवोकेशन में रिटेलिएशन होता है, वो तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी तो आता है।
वो नहीं, देखिए ये वाला केस नहीं है, जैसे मैंने ये क्रॉस केस है, दोनों तरफ से ऑफेंस हुई। नहीं वो तो है, बट दिस इज ऑन प्रोवोकेशन हुआ ना, ये तो ये डिफेंस नहीं हुआ है, सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ। ये प्रोवोकेशन में भी तो आप डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कि हमको आपने प्रोवोक किया तो हमने डिफेंस इस्तेमाल किया, तो आपने हमको झापड़ से मारा, हमने रिवॉल्वर निकाल के मार दिया, तो वो प्रोवोकेशन में आपने जो डिफेंस में इस्तेमाल किया वो तो एक्सीड कर गया ना। उसके पास कुछ हथियार है नहीं, उसके पास हमको झापड़ से मारा और हमने निकाल कर रिवॉल्वर से मार दिया, तो वो फिर वो 302 ही बनेगा, क्योंकि वो डिफेंस नहीं मिलेगा प्रोवोक करके। और नानावती का केस में हमने देखा, हालांकि वो रिवॉल्वर से उन्होंने मारा था, वो प्रोवोक किया था उसने, वो बड़ा लीडिंग केस है नानावती का केस, बड़ा लीडिंग केस है इसी में प्रोवोकेशन। लेकिन उसमें हमेशा ही देखा जाएगा कि आपने प्रोवोक तो किया, ठीक है, अगर केवल आपने झापड़ मार दिया, उसको आपने 50 झापड़ आपने मार दिया, तो आपको उसने 2 झापड़ मारा, आपने 50 मार दिया, तो वो तो ठीक है, तो वो तो भाई प्रोवोकेशन में आपने इस्तेमाल किया। लेकिन उसने झापड़ से मारिया और आप उस पर गोली मार दिए, चाहे यहाँ तो एक ने कुचल दिया और मार दिया, मतलब वो तो ब्रूटल किलिंग। और उसके बाद आपने रिटेलिएशन में अगर जो मारा तो वो तो प्लान नहीं हुआ, ये तो प्री प्लान्ड है। ये जो प्रीमेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और वो जो है प्रीमेडिटेटेड नहीं हुआ ना, फर्क नहीं, दोनों में फर्क हुआ। जैसे उसने कुचल दिया तो उसके बाद जिसने कुचला मारा तो उसको उन लोगों को मार सकते थे, लेकिन अब जो बाहर एक आदमी जैसे खड़ा होकर जमीन पर पड़ा हुआ है और गिड़गिड़ा रहा है, उसके पास कोई हथियार नहीं है और उसको डंडे से डंडे पीटने था, तो वो नहीं हुआ ना, वो तो आपने अपना डिफेंस ज्यादा एक्सरसाइज कर दिया। तो दोनों में ये कोर्ट तय करेगी, ये हम लोग इसको इतना फाइन डिस्टिंक्शन है, कोई अदालतें तय करेगी। बट डिस्टिंक्शन है, बट दोनों में डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन है, उसको डिफेंस में है और डिफेंस में अगर उससे दोनों में फर्क है। हाँ जी है। क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, सुरेंद्र राजपूत साहब आप अपनी कोई बात कहना चाह रहे थे, आप संक्षेप में अपनी बात। जी हम जाएं, हमको फ्री है। जी 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 थैंक यू। मुझे गोविंद भाई और कोई बात नहीं कहनी थी, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से, चूंकि आप सिख दंगों को बीच में ले आए थे और सिख दंगों को आप गलत तरीके से बीच में लेकर के आए, इसका मेरे को प्रतिकार करना था। सिख दंगों में ऐसा नहीं था कि जिसने मारा उसी के ऊपर हमला हुआ, उसके समुदाय के ऊपर। समुदाय के ऊपर हमला होना बिल्कुल गलत है, चाहे वो मेरी पार्टी का आदमी करे, चाहे आप करे, चाहे कोई और करे, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियों से कुचला गया, जिस तरीके से रिवॉल्वर से गोलियां चलाई गई, उसके बाद ये तो बिल्कुल उसी तरीके का किस्सा हुआ कि जैसे डकैत आ गए हैं गांव में और उनकी गोलियां चलाते चलाते उनकी गोलियां खत्म हो गई, और जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो भीड़ आ गई गांव वालों की। उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको भी गलत मानता हूं, डकैतों को मारा नहीं जाना चाहिए, मैं पहले से कह रहा हूं, लेकिन अगर उस भीड़ की उससे डकैत मर गए हैं तो आप दोनों केसेस को एक नहीं कर सकते। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है। ये तो पांडे जी ने कहा कि एक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उसी लाइन पे अगर हमारे मित्र लोग भी बगैर ज्यादा वो किए और सिख दंगों को बीच में ले आएंगे तो मेरे ख्याल से विषयांतर हो जाएगा और उनकी साजिश कामयाब हो जाएगी। सत्ता वाले अपने आप को बचाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो अजय टेनी को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिसने प्रोवोक किया था मर्डर को, अपने बेटे से कहा, ऐसा लोगों ने बताया कि जाके देखो कौन है वो लोग, और आकर के उसने गाड़ियां चढ़ा दी, उसने गोलियां चला दी, और उसके बाद जब देखिए ये क्या हुआ, ये आपका पक्ष है, इसमें जो जांच होगी और शायद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जो जांच होगी उसी के बाद तथ्यों को हम अंतिम रूप से जान पाएंगे। गोलियां चला दी या बाप ने कहा बेटे से जाकर कुचल दो, ये आपके तथ्य हैं। और जहां तक जो सिख दंगों की बात थी, मैंने उस संदर्भ में कहा कि वो एक प्रतिक्रिया थी और उस प्रतिक्रिया में अगर लोगों को मारा गया तो उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। मेरे कहने का लेकिन कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, नहीं माना जाएगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इन दोनों चीजों को कंपेयर करना एक जैसे एक करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ बीजेपी वाले, ये सिर्फ बीजेपी वाले कह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान है और इस प्लान में अगर कोई हमारा लोकतंत्र में हत्या है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अभी पांडे जी ने भी यही कहा है, गोविंद अभी तक पांडे जी ने भी कहा है, हम स्वीकार नहीं कर सकते, किसी भी हद तक हम स्वीकार नहीं कर सकते, हत्या को हम स्वीकार नहीं कर सकते और बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी के साथ लेकिन दोनों में फर्क, दोनों में वो फर्क आप मानिए, वो फर्क आपके लिए है,
मेरे लिए हर हत्या हत्या है और मैं उस हत्या को बिल्कुल नहीं, आप बैलेंस नहीं है, ये आपकी बात में बैलेंस नहीं है। मैं किसी भी हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता कि वो हत्या जायज है। मेरे लिए हर हत्या मेरे लिए नाजायज है। हर हत्या में फर्क होता है, ये आपको समझने की जरूरत है कि हत्या में फर्क है, आपको समझने की जरूरत है। आपको भी समझ को सुधारने की नहीं, आपको समझना चाहिए कि हत्या और हत्या में फर्क होता है, हर हत्या एक जैसी नहीं होती है। बिल्कुल जज साहब, वो पांडे जी, आपकी बात में मैं अपने जो हमारे सारे श्रोता हैं, गर्मा गर्म बहस भी हुई, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने दर्शकों से आह्वान करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराएं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं, क्योंकि इसी की वजह से हम ये जान सकते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कितना पसंद कर रहे हैं और द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं उसको हम कहां तक ले जा सकते हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।